स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह और अब खबरें विस्तार से। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन 5 से 15 मई तक लगाया गया है। ये बुधवार से प्रभावी ढंग से लागू होगा। इस दौरान अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बिना वजह घूमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं रहेंगे। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार श्राद्ध में 20 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे। प्रदेश में लगातार 10% से अधिक पॉजिटिव केस मिल रहे थे। ऐसे में मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। इसमें वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों पर रोक नहीं होगी। स्वास्थ्य से जुड़े वाहन और स्वास्थ्य संबंधी शिकायत लेकर अगर निजी वाहन से जा रहे हैं तो उन पर रोक नहीं होगी। आपको हम बताते हैं नई गाइडलाइंस में क्या क्या आदेश हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। धर्मस्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। पार्क भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राहत की बात यह है कि राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज मिलेंगे। सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एम्बुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट रहेगी। सब्जी वगैरह सुबह 7 से 11 बजे तक ही घूम घूम कर बेच सकेंगे। वहीं मीट मछली की दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। ई पास को लेकर लोग बाहर जा सकेंगे। निर्माण कार्य जारी रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हो। बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधी प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी। इधर मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन की खबर लगते ही बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। सीटीएसपी राजेश कुमार ने क्या कहा, आप भी सुनिए। बिहार सरकार के द्वारा से लॉकडाउन कल से लागू कर दिया गया है। कितना सख्ती बरती जाएगी मुजफ्फरपुर में? कोविड के तहत जो भी दिशा निर्देश मुख्यालय से मिल रहे हैं उसका हम लोग अक्षरशः अनुपालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में बहुत सारा कार्रवाइयाँ भी यहाँ पे हुई है। कुछ होटल वाले पे कार्रवाई हुई है, कुछ दुकानें को भी सील किया गया है। तकरीबन 5 FIR भी हम लोगों ने अभी तक किया है। कल से जो लॉकडाउन का दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी हुआ है उसे भी हम लोग 100% लागू करवाएंगे और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है कि जो गाइडलाइन है उसका आप लोग अनुपालन करें। ये हमारे समाज हित में है और इसका अनुपालन आप लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। नहीं किए जाने पे फिर शक्तिपूर्वक इसका अनुपालन कराया जाएगा। कुछ पॉइंट्स उसमें आउट रहेंगे, कुछ पॉइंट्स गाइडलाइन के कुछ पॉइंट्स हो जो ऐसा करना है, ऐसा ना करना है, डूज एंड डोंट्स वगैरह कुछ इस तरह के ना। और अभी हमको पूरा मिला ही नहीं है। सर, कई दुकानदार को भी डिटेन किया गया जो दुकान खोले रहते हैं। शहरी इलाकों में सर खास तौर पे देखा जाता है कि बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो दुकान खोल कर रखते हैं, जब पुलिस जाती है तो बंद कर लेते हैं और फिर ओपन करके दुकान चलाते रहते हैं। ऐसे दुकानदारों को भी चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। सूचना हमें मिलती रहती है बराबर और बहुत सारे दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है इस आरोप में और प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। जो लोग इस नियमों को नज़रअंदाज करेंगे उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए हम लोग आपदा नियंत्रण अधिनियम जो है उसके तहत कार्रवाई हम लोग करेंगे। साथ साथ 188 IPC के तहत भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में संदिग्ध तरीके से 4 बसों में आग लग गई, जिसमें 3 बस जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जबकि एक बस में आंशिक क्षति हुई है। जलने वाली 2 बसें जय माता दी कंपनी की है, जबकि 2 बस सरोवर ट्रेवल्स की है।
आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। वैसे चर्चा है कि गांजा पीने के दौरान आग लगी है। चारों बसें खड़ी थी और उसमें अचानक एक साथ सब में आग लग गई। इस बीच अन्य चालक अपनी अपनी गाड़ियां लेकर मौके से फरार हो गए। अगलगी को लेकर बस स्टैंड में अफरा तफरी मच गई। अय्यापुर थाना को सूचना मिली तो फायर टीम मौके पर पहुंची और आनन फानन में आग को बुझाया गया। इस बीच कोई भी आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं दे रहा है। खड़ी बसों में आग लगने का रहस्य कुछ भी हो सकता है। बैरिया बस स्टैंड में आग लगी है तो पुलिस पदाधिकारी भेजकर फायर ब्रिगेड भेजकर आग को काबू कर लिया गया है। पता चला कि 2 जय माता जी का बस जलकर राख हो गई है और 2 सरोवर ग्राउंड में 3 गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। एक गाड़ी सरोवर जो है वो हल्का फुल्का जला है। सामान्य स्थिति में कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है, स्थिति सामान्य है। आग पर काबू कर लिया हुआ है। क्या अफरा तफरी का माहौल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अफरा तफरी आग लगा था उस समय बन गया था। स्थिति अभी समान रूप से आग लगने का कारण क्या है? आग लगने के कारण अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है। पता चलने पर हम लोग व्यवस्था करवाई थे। टेलीफोन के माध्यम से कि आग लगी है बैरिया बस स्टैंड में, तो हम लोगों ने 4 यूनिट गाड़ी वहां से प्रस्थान की और कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। क्या नाम हुआ? अग्निक चालक नीतीश कुमार। आग काफी भयावह था? पूरा भयावह था उस समय जब आए, तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पूरा इसको बुझाने में पूरा मशक्कत करके आग पर काबू पाया। कितना क्षति का आकलन है? लगभग वही 50-60 लाख लगभग हो गई। ये तो बड़ा हादसा और हो जाता। बहुत स्थिति खराब थी। यहाँ तो आए तो आग लगी हुई थी और गाड़ी सब वो स्टार्ट करवा के, गाड़ी में और आग लगी थी उसको सीधे स्टार्ट करवा के वहाँ चांदनी चौक सर्विसिंग पर ले जाके खड़ा किए। क्या वो गाड़ी जला हुआ है? 4 गाड़ी जली है जिसमें 3 बुरी क्षतिग्रस्त हो गई है, 2 जय माता दी और 2 सरोवर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चमकी बुखार के मामलों में हर रोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण जिले में तेजी से ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चमकी बुखार के मामले में हर रोज इजाफा हो रहा है। एसकेएमसीएच प्रशासन के द्वारा दिए गए ताजा अपडेट के अनुसार मंगलवार को एक चमकी के लक्षण वाले बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है और अब आंकड़ा 14 पहुंच गया है। इस वर्ष अब तक 14 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 2 बच्चे जान गंवा चुके हैं। वहीं एईएस पुष्टि वाले 3 बच्चे एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती हैं। चमकी बुखार के लक्षण वाले एक बच्चे में अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं लगातार बढ़ते चमकी बुखार के मामलों को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। समुचित इलाज के लिए एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में पूरी व्यवस्था है, लेकिन लगातार मामले आने से कहीं न कहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने एक बच्चे में एईएस की पुष्टि करते हुए बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। अपडेट है सर, देखिए आज एक बच्चे में एईएस की पुष्टि की सूचना मिली है। तो इस तरह से देखा जाए तो 14 बच्चे एईएस से ग्रसित रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला और उसके पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे का इलाज एईएस का चल रहा है एसकेएमसीएच में पीकू वार्ड में। अभी 3 बच्चे एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है। 2 बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। पूरा स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन तत्पर होकर के एईएस रोकथाम के मद्देनज़र प्रभावी कार्य कर रहा है। केसेस अभी बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग तैयार हैं, तत्पर हैं। यदि ऐसा समस्या आता है तो उसको हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अभी काफ़ी गाँवों में मतलब कि हम लोग 3 प्रखंड को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, जहाँ पर कि हम लोग 3 ही बात कह रहे हैं लोगों को, गार्जियन को भी, आप अपने बच्चों को साधारण तरीके से इस भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं। वो ये है, पहला हम लोग बता रहे हैं कि दिन भर में 5 से 6 बार बच्चों को खाना खिलाइए। रात में सोने के पहले बिना खिलाए हुए उसको बिना भूखे पेट सोने मत दीजिए। और तीसरा हम लोग कह रहे हैं हमको कि किसी भी हालत में इस 3 महीने में जब तक कि बरसात नहीं आती तब तक बाग बगीचे में जाकर सड़ा गला कोई फल नहीं खाए। अगर ऐसा करने में अगर हर कार्य, क्योंकि अगर घर का बना हुआ खाना बच्चे को, खास करके 2 साल से 5 साल या 10 साल तक के बच्चे को अगर खाना खिलाया गया और रात में भूखे पेट सोने नहीं दिया गया और बाग बगीचे में जाके सड़ा गला फल नहीं खाए, तो हम लोग यकीनन कह सकते हैं कि इस 5 प्रखंड में एक बच्चा भी बीमार नहीं पड़ेगा।
और इसके साथ साथ हम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को इस तरह का अटैक आता है तो बिना विलंब किए हुए उसको PICU SKMCH में उसको भर्ती कर दीजिए। 1 घंटे के अंदर अगर भर्ती हो गया तो हम समझते हैं कि सर्वाइवल चांसेस क्लोज टू 100% है, 100% रिकवरी रेट। उसमें विलंब नहीं करना है, झोला छाप डॉक्टर, झाड़ फूक डॉक्टर के पास नहीं जाना है। 4 बजे सुबह माँ बाप देखता है कि मेरा बच्चा जो है स्कूल से झाड़ जा रहा है, हाथ पे अटैक हो गया। लेकिन हमारा कहना है कि बचाव ही मतलब कि ये इसका तरीका है। बचाव में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कुपोषित बच्चे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ने जिले के सभी उप डाक घरों को बंद करने की मांग की है। इस संबंध में संघ के क्षेत्रीय सचिव प्रेरित कुमार ने वरीय डाक अधीक्षक राजदेव प्रसाद को पत्र लिखकर उप डाक घरों के कर्मियों को प्रधान डाकघर में योगदान देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि तेजी से डाककर्मी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। उप डाकघरों को तत्काल बंद किया जाए, प्रधान डाकघर में जरूरी सेवाओं को जारी रखा जाए, इससे कोरोना से कर्मियों को बचाया जा सकेगा। क्षेत्रीय सचिव ने रोस्टर के अनुसार कर्मियों से ड्यूटी लेने व काउंटर पर कार्यरत कर्मियों को PPE किट उपलब्ध कराने की मांग की है, जिससे प्रधान डाकघर में सुचारू ढंग से काम किया जा सके। देखिए, जैसा आप सब लोगों को ज्ञात ही है कि पूरे देश के साथ मुजफ्फरपुर में भी कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है और इस डाककर्मी भी इससे अछूते नहीं हैं। 20 से 25 डाककर्मी इससे संक्रमित होकर या तो होम क्वारंटाइन में है या अस्पताल में भर्ती हैं। एक डाककर्मी की मृत्यु भी इस प्रमंडल में हो चुकी है, इस कार्यालय में हो चुकी है। इसी कड़ी में हम लोगों ने कल प्रवर डाक अधीक्षक सहित बिहार डाक परिमंडल के मुखिया चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को भी पत्र लिखते हुए मुजफ्फरपुर के सभी उप डाकघरों को बंद करते हुए और केवल प्रधान डाकघर में डाक सेवा जारी रखते हुए और जितने भी डाककर्मी हैं हमारे, खासकर काउंटर पर काम करने वाले जो डाककर्मी हैं, पोस्टमैन बंधु हैं, उन लोग के लिए PPE किट की मांग किए हैं और कार्यालय में कार्यस्थल का प्रतिदिन दिन में 2 से 3 बार सैनिटाइजेशन के साथ सभी लोग को ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर और इसके अतिरिक्त जो बचाव का जो भी चीज़ है जिससे कि कम से कम उनके बीच संक्रमण का खतरा कम से कम हो, इसकी हम लोगों ने प्रवर डाक अधीक्षक से मांग की है, सभी यूनियन प्रतिनिधि। और इस संबंध में प्रवर डाक अधीक्षक ने हमें आश्वासन भी दिया है और हमारे मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए हमें उम्मीद है कि इस संबंध में आज पत्र निर्गत किया जाए। बिहार सरकार के निर्देश पर 4 और 5 मई को रेड क्रॉस में जिला प्रशासन के सौजन्य से पत्रकारों के लिए कोरोना टीकाकरण को लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के पहले दिन 100 से अधिक पत्रकारों ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर टीका लिया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जा रहा है, जिसके तहत इस 2 दिवसीय विशेष टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है। समस्त मीडिया कर्मी हमारे लिए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम करते रहे हैं। ऐसे में उन्हें टीकाकरण से आच्छादित किया जाना बहुत ही अनिवार्य है। तो राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में मुजफ्फरपुर जिले के सभी मीडिया कर्मियों को 4 और 5 मई को टीकाकरण कराया जा रहा है स्थानीय रेड क्रॉस में। तो उसी कड़ी में आज सारे पत्रकार यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं और उनका टीकाकरण किया जा रहा है। हम अपील करते हैं कि सारे पत्रकार जिले के हैं, प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक, वो कृपया रेड क्रॉस में आए और अपना टीकाकरण कराएं, खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। कोरोना संकट में मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए मुकेश सहनी ने मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को पटना जाने की जरूरत नहीं है, मुजफ्फरपुर में ही इलाज की सारी व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर अन्य प्राइवेट अस्पताल को भी अप्रूव किया जाएगा। मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि ऑक्सीजन से लेकर दवा तक की कमी नहीं है। सर्किट हाउस में उनकी अपनी 5 सदस्यीय टीम काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकता है। ऑक्सीजन और दवा की कालाबाजारी पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पकड़े जाने पर ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव के बयान पर मुकेश सहनी ने कहा कि दिल्ली में रहकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। बिहार आकर उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए। की गई है बैठक नहीं, देखिए मैं तो प्रभारी मंत्री बनाऊं, परसों भी मैं आया था, समीक्षा किया, सारा चीज़ का जानकारी, एक चीज़ का जानकारी हमने लिया है। अभी भी हम आए हैं तो सारे पदाधिकारी के साथ बैठकर एक चीज़ का डिस्कशन हमने किया है, जानकारी प्राप्त किए हैं और जो जो जरूरी है
वो उस पर हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। जैसे हमने निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, सब सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा, ताकि सही से उपचार हो रहा कि नहीं हो रहा है इसकी जानकारी हमारे विभाग को पता रहे कि सही से डॉक्टर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं टाइम पे, क्योंकि मतलब हर चीज़ पे हम लोग नज़र रखे हैं। तो इसके लिए अभी हमने आदेश किया है कि सारे जो डॉक्टर हैं वो अपने टाइम पे ड्यूटी पे रहे, काम करें और हर एक पेशेंट को विजिट करते रहें, और वो सीसीटीवी के द्वारा मॉनिटरिंग होंगे कि वहाँ पे डॉक्टर टाइम पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और पेशेंट से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या इशू है, ये सब चीज़ पे हमने आज निर्णय लिया है। ताकि उसके अलावा हमारे ऑक्सीजन कितने हमारे पास अवेलेबल है, क्या स्थिति है, उसकी जानकारी लिया है। और मुझे लगता है ऑक्सीजन का और या हमारे वैक्सीन का, ये सब चीज़ें का अभी फिलहाल तो मुजफ्फरपुर में ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन और भी इसमें बहुत सारा तेज़ी हम लोग ला रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगर केस अगर बढ़ता भी है तो हम लोग उसके लिए रेडी रहे और प्रिपेयर पहले से हम लोगों को करने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमने जितना हो सकता है उतना प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हम लोग परमिशन दे रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करें, उनको जो भी ऑक्सीजन या वैक्सीन अगर सबका व्यवस्था देने की आवश्यकता गिरे तो उसको भी हम लोग मुहैया कराएंगे। तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल चाहेंगे इलाज करना तो उनको हम लोग अप्रूवल करेंगे। तो बेड की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ बेड की संख्या में ऑलरेडी अभी हमारे पास जो स्थिति है उसमें कंट्रोल में है, उसके लिए अपने विभाग के द्वारा भी सारे चीज़ हम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो रिकवरी हो चुका है, उनको डिस्चार्ज की आवश्यकता है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, लेकिन वो बेड पे रह रहे हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया करके बेड को खाली कर दे दूसरे पेशेंट के लिए, और उनके लिए अलग से हम व्यवस्था कर रहे हैं उनको रखने के लिए, चाहे वो होटल में रहे या हॉस्पिटल के प्रांगण में ही अलग से टेंट वगैरह सब बना के वहाँ पे रखने का व्यवस्था हम कर रहे हैं, ताकि आप हमेशा डॉक्टर के निगरानी में रहें। और वो बेड खाली रहेगा तो हम लोग वहाँ पे कोई भी नए पेशेंट आएंगे उनको हम लोग रखेंगे। और हमने ये किया है कि पटना मुजफ्फरपुर से एक भी पेशेंट को कहीं दूसरी जगह रेफर नहीं करना है, मुजफ्फरपुर में रख के ही हमें उसे इलाज करना है, चाहे वो दरभंगा से हो या मोतिहारी से कहीं से भी अगर आता है तो उसको इलाज हम लोग मुजफ्फरपुर में रखेंगे, ना ही कि रेफर कर देंगे पटना के लिए। तो यहाँ पे रख के हम इलाज कर सकते हैं, जो इलाज यहाँ होता है वही इलाज पटना में भी हो रहा है। नहीं हो पा रही है जिस कारण कानून ये सब देख लेते हैं, अगर ऐसी बात हम लोग मंत्री जी डेटा को लेकर भी आज नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि डेटा को लेकर विलंब किया जाता है, उसमें फेरबदल होता है, मौत का आंकड़ा, इसमें क्या कहेंगे? अभी उनके बारे में विशेष क्या बोलेंगे, वो पहले तो दिल्ली से पटना आ जाए, नेता प्रतिपक्ष का जो अपना दायित्व वो पूरा संभाले, जिला में घूमे, जानकारी प्राप्त कर ले और फिर सरकार के ऊपर कोसे। ट्विटर पे लिख देने से नहीं होगा वो, और जो भी वो बोल रहे उस चीज़ को हम लोग ध्यान रख रहे हैं, और उस चीज़ पे हम लोग खुद चाहेंगे कि इसमें कहीं पे कोई देरी ना हो। हमने यहाँ पे आए अभी रोज एवरीडे हमारे पास मोबाइल पे जिला में जो भी समस्या जितना भी है सारा केस हमारे पास पहुँच रहा है और पूरी जानकारी हमारे पास है, और मैं संतुष्ट हूँ, सरकार संतुष्ट है, काम हम लोग कर रहे हैं। और उनको अगर कुछ चीज़ लगता है तो वो ऐसे ट्वीट करते रहे और उस पर हम लोग देखेंगे, और जेन्युइन है तो हम काम करेंगे। मंत्री जी लॉकडाउन लगाया गया है कि स्थिति कंट्रोल में लाया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिए हैं और मुझे लगता है सही निर्णय है। और इसमें तब तक हमारे पास जो भी कहीं पे कोई दिक्कतें हैं वो सारे चीज़ हम लोग पूरा कर लेंगे। और लॉकडाउन लगा रहेगा तो लोगों को इसको पालन करना है, कम से कम लोग बाहर आएंगे। तो जो भी लॉकडाउन हुआ उसको लोग हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोगों को अपील करें कि आप इसका पालन कीजिए, घर से ना निकलिए। आज हम लोगों को काम है, मजबूरी है, हम लोग आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अगर काम नहीं है तो कृपया करके घर पे रहिए, ये चेन को तोड़ना जरूरी है। सब मुजफ्फरपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो काफी हैरान करने वाली है। एक देवर ने भाभी से अश्लील मजाक करने का विरोध करने पर अपने ही बड़े भाई को जान से मार डाला। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव में घटना की काफी चर्चा हो रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना पारू थाना के बड़ा दाऊद गांव की है। एक शख्स ने अपने ही बड़े भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान प्रदीप पासवान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रदीप के छोटे भाई संदीप पासवान ने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी संदीप अपनी भाभी सीमा देवी से बार बार मजाक करता था। वह भाभी के साथ अश्लील हरकत भी करता था, जिसका विरोध उसका बड़ा भाई प्रदीप करता था। मृतक की पत्नी सीमा देवी ने बताया कि उसके पति दूसरे राज्य में मजदूरी करते थे। शादी के कुछ दिन बाद वह बाहर कमाने चले गए थे। पति के जाने के बाद संदीप उसे अश्लील हरकत करने लगा।
वह हमेशा गलत निगाह से देखता था, जिसका वह विरोध करती थी। उसने जब कहा कि प्रदीप आने वाला है और वह सब कुछ बता देगी, तो संदीप ने हत्या की धमकी दी। सीमा ने कहा कि रात में जब दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, इस दौरान संदीप धारदार हथियार से प्रदीप के ऊपर हमला कर दिया और उसने प्रदीप का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पारू पुलिस आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। अपनी सफाई में संदीप ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, कुछ मामला हमको मालूम नहीं। शुरू से बता, मामला क्या है? शुरू से मामला यही कि मेरी भाभी कहीं दूसरी जगह बात करती थी, तो भैया मेरे एक दो बार पकड़े थे, हम भी पकड़े हुए। एक बार हम शादी से 2 दिन पहले पकड़े हुए थे, तो हम उनको मारे भी एक छठी। उस समय से गांव वाला लोग बोला कि तेरा बीवी नहीं है, तेरे को हक उठाने जा पर मारने का कोई हक नहीं। भाभी को? हाँ। अच्छा, भाभी से मस्ती उस्ती करते थे? जी, थोड़ा मस्ती तो घर में, मैं तो मम्मी से भी मस्ती करता हूँ, दादी से, दादा से, सबसे मस्ती करता हूँ। भौजाई से भी करते थे? भौजाई से उतना नहीं करते थे, क्योंकि भौजाई से मेरा तो झगड़ा का बात, शादी जिस समय हुआ था ना, उसी समय से मेरा भाई और मेरे भाभी मेरे से टेर रहता था। कल क्या हुआ था? कल कुछ नहीं हुआ था। कैसे मारा? मालूम नहीं सर, ये नाइट को 2-2:30 बजे का करीब का ये बात। क्या हुआ था? पता नहीं, पहले जैसे कि आदमी आया ना, अंदर में गया, अंदर से बाहर आया तो मैं उसको पकड़ने का कोशिश किया। पहले वो लोग हल्ला किया ना, तो पकड़ने का कोशिश, वो हंसली चलाया, मैं हाथ छिपा लिया था, फिर भी थोड़ा सा लग गया। तो बोली कि तुम गंदा नजर डालता था उसको? नहीं सर, ऐसा नहीं कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। जब हम डालते कोई भी तो देखा होगा ना। भाभी ने भी बयान दी है कि तुम ही मारा है भाई को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है। उन्हीं का गांव का ही कारनामा है। तो कौन मारा होगा? जी पता नहीं, मेरे को लगता है उन्हीं का गांव का कारनामा है, क्योंकि जिस समय शादी हुआ था ना, उस समय मेरे मम्मी पापा को मारने के लिए कोई दूसरा बोला था, मैं तेरे मम्मी पापा को मार दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप। कहाँ करूँगा? वारद। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते दिनों मोतीपुर थाना क्षेत्र और जैतपुर ओपी क्षेत्र के 2 मंदिर से गायब हुए अष्टधातु की कई मूर्तियां बरामद की हैं। साथ ही पुलिस ने 3 अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बीते 2 फरवरी और 20 फरवरी की रात चोरों ने मोतीपुर थाना क्षेत्र और जैतपुर ओपी क्षेत्र के 2 मंदिरों से अष्टधातु की मूर्ति की चोरी कर ली थी, जिसके बाद स्थानीय पुजारी के द्वारा लिखित शिकायत की गई थी। पुलिस के द्वारा मूर्ति की बरामदगी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। मामले में जानकारी देते हुए एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पुलिस ने 2 चोरी की घटना का उद्भेदन किया है। गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके निशानदेही पर 12 मूर्ति बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि मंदिर के पुजारी ने पहचान कर इसकी पुष्टि भी की है। गिरफ्तार अपराधी में करजा थाना क्षेत्र के राहुल कुमार, सदर थाना क्षेत्र के सौरभ कुमार और बरुराज थाना क्षेत्र के उज्जवल कुमार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसमें से 2 अपराधी आर्म्स एक्ट में जेल भी जा चुके हैं। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फरवरी के महीने में मोतीपुर थाना क्षेत्र से और जैतपुर थाना क्षेत्र से मंदिरों से मूर्तियां चोरी की घटना हुई थी। उसी क्रम में हम लोग कार्रवाई कर रहे थे और कल 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा 12 मूर्ति उनके पास से बरामद हुई है। इन मूर्तियों की जो संबंधित मठ है, मंदिर है, उसके पुजारी ने पुष्टि की है, पहचाना है और इसमें इस 2 कांड का उद्भेदन हुआ है। कहाँ गिरोह भी है ये गिरोह होगा? इसका बड़ा गिरोह है, इसी गिरोह के बारे में पता कर रहे हैं। इसी गिरोह के 2 व्यक्ति मोतीपुर थाना से मार्च के महीने में आर्म्स एक्ट में लूट का प्रयास करते हुए जेल जा चुके हैं। अभी फिलहाल जेल में ही हैं वो लोग। बाकी 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं और भी ग्रुप के बारे में पता लगा रहे हैं। वैल्यू असेसमेंट वगैरह किया गया है जो बरामद है उसका? वैल्यू असेसमेंट तो अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन इनका जो पकड़ाए गए हैं उनका कहना है कि फरवरी से इनके पास मूर्तियां रखी हुई थी, लेकिन बेचने का प्रयास इन्होंने कई बार किया, परंतु उसका वैल्यू सही ढंग से लगा नहीं, तो अभी तक बिक नहीं पाई थी मूर्तियां। हेवी वैल्यू हो सकता है, हेवी वैल्यू उसका चांसेस कम है इसके। सारी मूर्तियां बरामद कर ली गई है, कुछ गायब है अभी? उसमें अभी कुछ मूर्तियां हमें नहीं मिल पाई हैं। अभी कुछ नाम सामने आए हैं, उनको अरेस्ट करेंगे तब और आगे का उद्भेदन होगा। इनके पास से और कुछ अन्य बरामद हुआ है? नहीं, फिर मूर्तियां बरामद हुई हैं। सर, तीनों कहाँ के रहने वाले हैं गिरफ्तार? ये तीनों जो गिरफ्तार हुए करजा थाना क्षेत्र का है, सदर थाना क्षेत्र का है और इसके अलावा ये बरुराज थाना क्षेत्र का है। जो पहले अरेस्ट होके गए थे इसमें मोतीपुर से, वो साहिबगंज एरिया के हैं। मतलब टोटल इस मामले में कितनी गिरफ्तारी है? अभी 3 है और 2 को रिमांड करना है।
समाजसेवी विभू निरंजन के आकस्मिक निधन पर नागरिक मोर्चा ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही गरीब, असहाय और समाज के सबसे कमजोर तबके के बीच उनके पुण्य स्मृति में कोरोना से बचाव के लिए मास्क, हाथ धोने का साबुन और खाद्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। महान समाज सेवी विभू चिरंतन के आकस्मिक निधन पर आज नागरिक मोर्चा उस बच्चे को जो अल्प आयु में उसका आकस्मिक निधन हो गया, आज हम सब उसके प्रति शोकाकुल है। सारा मुजफ्फरपुर शोकाकुल है। अभी छाता चौक स्थित लोकनायक प्रतिमा स्थल पर उनके सम्मान में मास्क, हाथ धोने का साबुन, आटा, अन्य खाद्य सामग्री गरीबों, असहाय, रिक्शा चालकों, समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोगों के बीच वितरण किया गया। उनके मामा कन्हई प्रसाद वर्मा संत, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष में गरीबों के बीच सेवा की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।